नीट में 360 आउट ऑफ 360 चाहिए, आ जाओ दिला दूंगा। नीट में 720 में से 360 मार्क्स आपके बायो के हैं। आप सोच रहे होंगे कि 360 आउट ऑफ 360 लाने के लिए बहुत सारी बुक्स पढ़ना पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ पढ़ना है एनसीईआरटी। तो अगर आप बायो में 360 आउट ऑफ 360 स्कोर कर पाए तो आपका आधा एग्जाम तो यहीं क्रैक हो गया। एनसीईआरटी कैसे रीड करना है? तो आपको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन रीड करना है और उसे याद करना है। चीज़ें याद कैसे होगी? तो याद होगी मोनिक्स बनाकर और ट्रिक्स बनाकर। इसके साथ साथ आपको चाहिए बहुत सारी एक्यूरेसी क्वेश्चन रीड करने में, एक्यूरेसी क्वेश्चन सॉल्व करने में, और एक्यूरेसी OMR पर क्वेश्चन मार्क करने में। हेलो, वेलकम टू मेड पॉज का फर्स्ट एपिसोड। ये फ़िलहाल कॉफ़ी पी रहा है, लेकिन हम शुरू करते हैं। वैसे तो आपने पॉडकास्ट देखे होंगे, लेकिन मेडिकल स्टूडेंट्स और नीट एस्पिरेंट्स के लिए कभी कोई पॉडकास्ट देखा है? सो हम करेंगे ये पहल। वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड। और आज का पॉडकास्ट है अबाउट नीट एग्ज़ाम, स्पेशली अबाउट हाउ टू एस नीट एग्ज़ाम। सो अब्दुल मेरे साथ जुड़े हैं, और अब्दुल 2021 बैच नीट 2021 इन्होंने क्रैक किया था, और बायोलॉजी में इनके 360 आउट ऑफ 360 थे। सो अब्दुल, मैं कहूँगा तू अपना एक इंट्रो दे दे और साथ ही बताओ अपने बारे में, अपने रैंक कहाँ से है, कैसा है, सब कुछ। So myself Abdul Malik, and now I am a third year MBBS student at GMC औरंगाबाद। मैंने नीट 2021 में दी थी और उसमें मुझे टोटल 625 मार्क्स थे, जिसमें मुझे बायो में 360 आउट ऑफ 360 थे, और मेरा ऑल इंडिया रैंक जो था वो 9599 था। इम्पोर्टेंस क्या है नीट में बायोलॉजी की और 360 आउट ऑफ 360? देखिए, मतलब नीट में 720 मार्क्स का आपका पेपर है, जिसमें से 360 मार्क्स सिर्फ बायो देने वाला है। मतलब 50% जो आप नीट को क्रैक करने वाले हैं वो सिर्फ बायोलॉजी पे करने वाले हैं। सेकेंड थिंग कि बायोलॉजी, अगर मैं नीट सेलेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे नीट देना है, इसका मतलब मुझे ऑलरेडी बायो में इंटरेस्ट है, मैं इसीलिए इस फील्ड में आया ना। तो मतलब अगर आप बायो को एस करेंगे तो आप नीट को बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हैं। सबसे पहले आप अगर बायो में 360 अगर आपके मार्क्स आते हैं तो आपकी जो नेक्स्ट स्टेप्स है केमिस्ट्री और फिजिक्स, तो बहुत आसान हो जाएंगे। तो ये तो इम्पोर्टेंस क्या है ये आपने बताई है, लेकिन लाएंगे कैसे? वो तो हमें भी पता है कि इम्पोर्टेंट है, बट लाएंगे कैसे? क्या पढ़ना पड़ेगा? कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, वो भी बताइए। देखिए, NTA जब से नीट एग्ज़ाम ले रहा है, तो जब से सिर्फ एक ही चीज़ अच्छी हुई है कि वो पेपर बायो का पूरा NCERT से निकाल रहा है। अच्छा अच्छा। बाकी मैं कोई चीज़ की आपको कुछ बोलूँगा नहीं कि वो बहुत अच्छे से कंडक्ट कर रहा है या जो भी है, लेकिन सिर्फ एक चीज़ जो मुझे एक अच्छा पॉइंट लगा कि ये जो है ना, पेपर NCERT से आ रहा है। जो 90 क्वेश्चन है आपके बायो के, वो सारे NCERT से। अब इसमें क्या है कि लोग समझते हैं कि मुझे आउट ऑफ चाहिए, मुझे मेरा हर क्वेश्चन सही होना चाहिए, तो मैं क्या क्या नहीं पढ़ लूँ। मैं NCERT पढ़ूँगा, मैं स्टेट बोर्ड पढ़ूँगा, मुझे अगर इंटरनेट पर कुछ मटेरियल मिल जाएगा बहुत ज़्यादा डीप तो मैं वो भी पढ़ लूँगा। तो ये की मॉड्यूल, हाँ, कोचिंग्स की मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मुझे तो लगता है ये कुछ मॉड्यूल्स है ना, ये डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आपको उल्टा अच्छा, कि मतलब जिस चीज़ की आपको ज़रूरत ही नहीं है वो आप क्यों पढ़े। हाँ बराबर। जब आपको पता है कि आपके 90 क्वेश्चन सारे NCERT से आने वाले हैं। NCERT की 2 बुक्स, हमारे एक टीचर थे तो वो उसे बाइबल बोलते थे। अच्छा, ये आपका नीट का बाइबल है, आप इसको पढ़ो और आप कामयाब। तो नीट का बाइबल यानी NCERT, आप इसको लाइन टू लाइन रीड करो। सारे 90 क्वेश्चंस इसी से आने वाले हैं और बेहतरीन एकदम। मतलब आपको NCERT से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नहीं, ये आपने बता दिया कि NCERT पढ़नी है, हमको भी पता है NCERT पढ़नी है, लेकिन NCERT सब पढ़ ही रहे, 25 लाख लोग पढ़ ही रहे, लेकिन क्यों कोई 360 ला रहा है, कोई नहीं ला रहा है? कैसे पढ़ना है NCERT को? एक्चुअली ना, मतलब आप जैसे न्यूज़पेपर रीड करते हैं, हाँ, वैसे उस तरह से आपको रीड नहीं करना है। नहीं कर सकते। आपको लाइन टू लाइन समझ कर उसको जितना कोशिश हुआ आपको याद कीजिए उसको, और मतलब हर लाइन समझिए आप, क्योंकि ईच एंड एवरी लाइन ऑफ NCERT इज इम्पोर्टेंट। तो आपने देखा होगा अभी नीट 2024 का पेपर हुआ तो उसमें लाइन टू लाइन क्वेश्चंस थे। मतलब एक NCERT की लाइन वहाँ से कॉपी कर ली, क्वेश्चन
पेपर में पेस्ट किया और एक वर्ड वहाँ से गायब कर दिया। अब बताओ ये वर्ड यहाँ पर क्या था। तो आपको इसलिए आपको लाइन टू लाइन पढ़ना है। मैं जब पढ़ता था ना, आपने बहुत सारे टॉपर्स की बुक देखी होगी, ऐसा लगता है ना कि बुक लिया है और उसको पेंट मार दिया है, मतलब इतना हाईलाइट किया, हर लाइन को हाईलाइट करना है आपको, इतना मतलब उसको ज़रूरत है। नेक्स्ट, मैं जब रीड करता था तो पेंसिल साथ में रखता था। पेंसिल मतलब जो मैं लाइन रीड कर रहा हूँ उसके नीचे पेंसिल से अंडरलाइन कर दूँगा, ताकि ये लाइन मेरी रीड हो चुकी है और इसमें से मेरा कोई एक सिंगल अल्फ़ाबेट या सिंगल वर्ड भी नहीं छूटा। और जहाँ पर भी कोई वर्ड अटक रहा है या मुझे समझ में नहीं आ रहा तो वहीं उसको राउंड कर दिया, फिर उसका गूगल पे या टीचर से मीनिंग पूछा और वहीं पेंसिल से उसके बारे में लिख दिया कि ये वर्ड का मीनिंग ये है और ये इस एस्पेक्ट में बोला गया है। फिर आप क्या कीजिए ना, ईच एंड एवरी एग्जाम्पल गिवन इन एनसीईआरटी आपको याद रखना है, डायग्राम्स आपको याद रखना है। कई बार बच्चे ये बोलते हैं कि ये क्वेश्चन बाहर से आ गया, ये क्वेश्चन तो कई थ्योरी में है ही नहीं, लेकिन वो क्वेश्चन आता है डायग्राम से। जो आपके चार्ट्स दिए हुए, जो डायग्राम्स दिए हुए ना, वो क्वेश्चन उनसे आता है और सबको लगता है क्वेश्चन बाहर से आ गया। वो कोर्ट में केस करते किए, कोर्ट ने बताया कि ये इस डायग्राम से क्वेश्चन है। तो ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी से है। आपको एनसीईआरटी की एक एक डायग्राम, एक एक एग्जाम्पल, एक एक जो बॉक्स दिया हुआ है उसको आपको अच्छे से याद करना है। जहाँ तक बायोलॉजी की बात है वहाँ तक तो आपको याद करना ही करना है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है, क्योंकि अक्सर जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो ऐसा होता है कि यार सिंपल वर्ड्स ही तो है यार, लेकिन जब उसको अंदर से पढ़ते हैं, डीप लर्निंग मतलब एनसीईआरटी है ना, एक मैजिकल बुक है, आप इसको 10 बार पढ़ो तो भी एक नई चीज़। जब आप 11वीं बार इसको पढ़ने जाएंगे ना वापस, तो आपको लगेगा अरे यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, ये तो कुछ नया ही है। तो मतलब आप जितने बार पढ़ेंगे आप कुछ ना कुछ राज, कुछ ना कुछ पहेली आपकी खुलते जाएगी। वही यही बात है। और वो जो इसमें चीज़ अब्दुल ने ये भी बोली कि टीचर से पूछता था, तो जो बोल रहे कि सब एनसीईआरटी से आना है तो कोचिंग जाते क्यों, तो यहाँ पे कोचिंग का रोल है। डाउट का एक मसला मैं आपको बताऊँ क्या, कि जब आप एक डाउट पूछते हैं, मतलब पहले तो हम झिझकते हैं कि डाउट पूछूंगा, हम इतना सिंपल है सर डांट देगा, इंट्रोवर्ट। लेकिन अब जब डाउट पूछते हैं ना तो उसमें क्या होता है कि आप एक डाउट पूछते हैं टीचर से, टीचर आपको उसके आसपास की 5 चीज़ें बताता है, आपकी वो 5 चीज़ें क्लियर होती है। आप सिर्फ एक चीज़ पूछने के लिए ले गए थे उससे, उसने आपको 5 चीज़ें एक्सप्लेन कर दी। तो इसलिए आपका डाउट पूछना है ना बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। जो डाउट पूछता है ना वही कामयाब होता है। डाउट पूछिए, सिंपल रहने दीजिए, कितने भी आसान। आप आ रहे हैं इसीलिए, किसी ट्यूशन में अगर आप जा रहे हैं ना तो इसीलिए जा रहे हैं आपके कि आपके डाउट्स क्लियर हो, वो डाउट्स आपके जहन में नहीं रहना चाहिए। ये स्टूडेंट्स अक्सर ये सोचते हैं, बट वो ये नहीं सोचते कि आप सिर्फ 11वीं 12वीं पढ़ रहे हो, जिसको आप डाउट पूछने वाले हो उसने उस चीज़ में मास्टर्स और पीएचडी कर रखी है। तो कोचिंग के टीचर्स को हमेशा अप्रोच करना चाहिए। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इसी के साथ ये पूछूंगा कि पर आपने यहाँ पे एग्जाम्पल्स की बात की, एग्जाम्पल्स याद रखो, डायग्राम याद रखो, तो फिर ये तो पूरा रटने का हो गया ना। फिर ये जो बच्चे कहते हैं कॉन्सेप्चुअल पेपर आता है, तो यही मैं पूछूंगा, हाउ डू यू रिमेंबर, आपने कैसे याद किया? देखिए, कंसेप्ट को याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर कोई कंसेप्ट एक बार समझ में आ गया तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अच्छा, उसको आपको रटने की ज़रूरत नहीं। हाँ, कुछ एग्जाम्पल्स है जिसको आपको रटना पड़ेगा, कुछ लाइन्स है जिसको आपको रटना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ समझने वाली चीज़ नहीं है। सीधे एग्जाम्पल्स दिया है, किसी फाइलम का एग्जाम्पल दिया है, आपको नाम याद रखना है। और उसमें सबसे जो काम की चीज़ है ना, आप उसके निमोनिक्स बनाएंगे। मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, जैसे फाइलम एनेलिडा फाइलम है एनिमल किंगडम में, और ये मैंने कितने 4 साल पहले पढ़ा था। जैसे एनेलिडा तो मैंने याद किया था, अन्ना ने हीरोइन संग लिए फेरे। हाँ, ये हर कोचिंग में बढ़ाया जाता है। तो अन्ना इज एनेलिडा, अन्ना ने मीन्स नेरिस, हीरोइन संग हीरोडिनेरिया, हीरोइन संग लिए फेरे लीचेज, फेरे मीन्स फेरेटिमा। इस तरह से आप, अब मुझे 4 साल बाद तक याद है वो चीज़, और आपको भी याद ही होगी। बिल्कुल। तो खुद के ट्रिक्स बनाइए, या अगर नहीं बन पा रहे तो यूट्यूब से या कहीं और से आप ले सकते हैं ट्रिक्स। बिल्कुल। लेकिन ट्रिक्स के थ्रू आप अगर एग्जाम्पल्स याद रखेंगे ना तो क्या होगा, आप उसको जिंदगी भर के लिए याद रख सकते हैं। ओके। जैसे पीरियडिक टेबल था, सक्टियो क्रमन फिको निकोजिन, आज भी याद है। आज भी याद है, जरूरत नहीं है लेकिन याद है, और सारी बातें। तो आप ट्रिक्स के थ्रू उसको बेहतरीन तरीके से याद कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही है कि आप उसकी ट्रिक्स बनाएं और फिर उसको याद करें, तो ना सिर्फ आपको याद रहेगा, आपकी सबकॉन्शियस माइंड में वो बन जाएगा। और जो कंसेप्ट याद करने की बात है, तो आप कंसेप्ट सारी थ्योरी तो याद नहीं कर सकते। कंसेप्ट का एक फ्लो चार्ट बनाइए, कंसेप्ट का वो फ्लो चार्ट याद रखना है सिर्फ। जैसे ब्लड क्लॉटिंग हो गया,
तो कैसे होता है कि थ्रोम्बोकाइनेज एक्टिवेट होगा, वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा, थ्रोम्बिन कन्वर्ट करेगा प्रोफिब्रिनोजन को फिब्रिन में, और वो मेशवर्क फॉर्म कर देगा, यहाँ पर क्लोटिंग हो जाएगी। तो इस तरह से आप उसको एक डायग्राम के थ्रू, एक फ्लो चार्ट के थ्रू उसको बहुत आसानी से याद कर सकते हो और रिवाइज कर सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत सही बात की है कि फ्लो चार्ट बनाओ और उसको अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालो। एग्ज़ाम के मतलब 1-1.5 महीने पहले एक शॉर्ट कॉपी ले लो छोटी सी, उसमें शॉर्ट नोट्स बनाओ, और उस शॉर्ट नोट्स में होंगे क्या, यही ट्रिक्स और फ्लो चार्ट सारे और ट्रिक्स अपनी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप भी इस चीज़ को फोकस कीजिए। लेकिन यहाँ पे एक और मैं गहरा सवाल पूछूंगा। वो सवाल ये है कि चलो रिमेंबर कर लिया, एनसीईआरटी आपने बोली भाई मैंने पढ़ ली, लेकिन एग्ज़ाम में ये सिली मिस्टेक हो जाती है, तो अटेम्प्ट करते हुए क्या हो जाता है, ये सबसे बड़ा मसला है, दिक्कत आ जाती है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि मतलब आपको कितना एक्यूरेट रहना है। बिल्कुल, आपको सबसे पहले तो सारा नॉलेज आपको एक्यूरेट याद रहना चाहिए। हाँ। सेकेंड थिंग, आप जब एग्जाम में क्वेश्चन पेपर पे उसको रीड करके सॉल्व करेंगे तब आपकी एक्यूरेसी चाहिए। तब आपके थर्ड, जब आप उसको क्वेश्चन पेपर से ओएमआर पर फिल करेंगे, ओके, तब आपको एक्यूरेसी चाहिए। हाँ। मतलब आपको कहीं पर भी, वो बोलते हैं ना कि इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स, तो यहाँ पर ये मामला यहाँ पे ये मामला नहीं, ये एग्जाम्पल यहाँ पे सेट नहीं होता। यहाँ पे यू मेक अ It's not मिस्टेक okay एंड to make इट्स 2000 to 3000 रैंक डिफरेंस। जी, 1 मिस्टेक और 10,000 रैंक आप 10,000 पीछे, सीधा कॉलेज से आप बाहर। आप कॉलेज से बाहर। तो यहाँ पर मिस्टेक का कोई चांस नहीं है। आप एकदम कॉन्शियस होकर, बिना अपने एनवायरनमेंट का टेंशन लेकर आप एमआर फिल कीजिए। मैं कैसे करता था उसमें भी, कि मैं पहले सारा पेपर क्वेश्चन पेपर पे सॉल्व कर लेता। 90 मैंने टिक कर लिए क्वेश्चन पेपर पे, अब मैं उसको एक साथ फिल करूंगा ओएमआर पर। तो इसमें क्या होता है ना कि आपकी स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो आपका ये टाइम केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी यूज होगा। लेकिन मतलब यहाँ पर क्या है कि जब आप क्वेश्चन पेपर से ओएमआर पर फिल करने वाले हैं ना, तो वहाँ पर आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सपोज जब मैंने पिछला अटेम्प्ट दिया था, इस अटेम्प्ट से पहले वाला 2020 जी, जब मुझे 539 मार्क्स थे, और जब मुझसे मिस्टेक ये हुई थी, द ओनली मिस्टेक कि मुझे एक क्वेश्चन छोड़ना था। सपोज मुझे 95 नंबर का क्वेश्चन छोड़ना था और 96 से फिल करना था। मैंने मिस्टेक ये किया कि जब मैं फिल कर रहा था तो मैंने 95 से स्टार्ट कर दिया, जो मुझे छोड़ना था। मतलब 95 की जगह 4 क्वेश्चंस, 97 कहाँ चले गया, 96 की जगह, और वो लाइन से मैंने 4-6 क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। जब मैंने 6 क्वेश्चन मार्क कर दिए तब मुझे वो आया कि अरे यार यहाँ पर मिस्टेक हो गई, और बड़ी तगड़ी मिस्टेक हुई है। 6 क्वेश्चन यानी 6 दूनी 5, 30 नंबर आपके गए। 6 चौक 24, 6 5 माइनस कौन बनाया बे? अरे एक क्वेश्चन गलत किया तो 5 नंबर कट गए। हाँ, 5 मार्क्स कट गए। लेकिन वो तो मेरे 24 मार्क्स भी थे ना वो। अच्छा। अगर राइट होते तो कितने मार्क्स थे मेरे? बराबर। तो वो मेरे 30 मार्क्स 24 मार्क्स जो भी है वो मेरे वहाँ पर, और मैं मतलब वहीं पर मुझे ये पता चल गया कि आई एम आउट ऑफ मेडिकल कॉलेज, मुझे मेडिकल कॉलेज नहीं मिलने वाला है। ये जो मेरी गलती है, इस वजह से मुझे 1 साल और मेरा पढ़ना है। एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो ये चीज़ हो गई कि आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। तो वो सारी बात अब्दुल ने पॉइंट वाइज बता दी है कि किस तरह से एक्यूरेट होना है और उस चीज़ को समझना है कि अगर आपने एक भी मिस्टेक की तो आपका 1 साल आपको रिपेंड करना पड़ेगा। बराबर, कंटिन्यू। आई होप इस पॉडकास्ट ने आपकी हेल्प की होगी, आपको समझ आया होगा कि बायोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं फिजिक्स केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बायोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ बने रहिए, और अगर आपको ये पॉडकास्ट समझ आया है, अच्छा लगा है, तो इसको शेयर करिए, बहुत ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें अब्दुल मलिक 07 यूट्यूब चैनल को और मेडिको बीस्ट यूट्यूब चैनल को। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी चैनल्स की। और अगर आपको और भी कुछ डाउट्स है तो कमेंट्स में पूछिएगा, मैं रिप्लाई करूँगा, अब्दुल रिप्लाई करेगा और आपकी हेल्प करेंगे। एक चीज़ और, जी बिल्कुल, इधर फोकस करो। हाँ, ओके, फोकस किया जाए। अगर आप मुझे इस वीडियो पर कमेंट कीजिए कि हमें क्वेश्चन पेपर चाहिए या हमें क्वेश्चंस चाहिए, जस्ट कमेंट क्वेश्चंस, तो मैं आपको, मेरे पास ऐसा क्वेश्चन बैंक है जो एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन निकाला गया है। अच्छा, हर लाइन से एक क्वेश्चन है। आपने खुद ने बनाया उसको? जी। तो अगर आप मुझे 100 कमेंट्स इसके नीचे आते हैं इस वीडियो के नीचे, तो मैं वो सबको पर्सनली शेयर कर दूंगा। और 99 कमेंट्स आए तो क्या करेंगे?
फिर एक कमेंट मैं मेरे दूसरे चैनल से करके फिर भी कर दूंगा शेयर। हाँ, तो आप कमेंट कीजिए, ऐसा लिखे नीट 2024 क्वेश्चंस, और अब्दुल आपको वो शेयर करेगा। तो उससे क्या होगा, उससे हमारी भी एंगेजमेंट बढ़ेगी और आपकी भी हेल्प हो जाएगी। थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। अब्दुल, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द शो। ऐसे ही साथ रहेंगे। डन, चीयर्स।